और चलिए अब हेडलाइंस के बाद रुख करेंगे खबरों का। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला बोला है। सुखू सरकार पर जयराम ठाकुर ने यह हमला बोला है। पूर्व आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को लेकर ये निशाना साधा गया है। एडवाइजर के तौर पर उन्हें नियुक्ति दी गई है। इसी पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि उनकी व्यवस्था क्या है ये सीएम से पूछना चाहिए। गडकरी के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी गायब रहे। आपदा की घड़ी में हिमाचल की जनता के साथ बीजेपी है, किस तरीके की बात उन्होंने कही और कई तरीके के सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से प्रधान सलाहकार के तौर पर राम सुभग सिंह को एक बार फिर से नियुक्त किया गया है, इसी को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने ये सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि नितिन गडकरी के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके से क्यों गायब रहे। आपदा की घड़ी में हिमाचल की जनता के साथ बीजेपी है, ऐसा उन्होंने कहा। और जिस तरीके से प्रधान सलाहकार की नियुक्ति को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, इसी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर सीएम की क्या व्यवस्था है ये उनसे पूछना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। राजेंद्र, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आप ले लें, क्या कुछ कहना है नेता विपक्ष का? बिल्कुल जैस्मिन, बड़ा सवाल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्था थी और प्रदेश सरकार की सीरियसनेस, ये सारी चीजें दिखाती हैं। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, इन्हीं से हम कहेंगे। बड़ा सवाल आपने प्रदेश सरकार के ऊपर उठाया है। केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्था वहां पर मौजूद थी, क्या कहना है? देखिए, बाकी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री हमारे साथ होते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे साथ होते हैं उस दौरे में, लेकिन सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी वहां पर नहीं है, ईएनसी पीडब्ल्यूडी वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार कितना गंभीर है। और जब वहां पर से मुख्यमंत्री को बार बार उनको फोन लगा करके पूछना पड़ रहा है इसमें क्या है, इसमें क्या है, अधिकारियों को वो उपस्थित होने चाहिए थे वहां पर और प्रोटोकॉल के तहत भी वहां पर उपस्थित होना चाहिए थी, ये लाजमी था। लेकिन हमने ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए भी अपना धर्म निभाने का प्रयत्न किया है। दिल्ली जाकर के नितिन गडकरी जी से मैंने 27 जुलाई को मीटिंग की और निमंत्रण दिया, आप हिमाचल आए क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है और नुकसान का जायजा लेने के लिए आप हिमाचल पहुंचे। वो आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, दिल्ली अगर हम बैठक करके ही अपनी बात पूरी करते तो शायद हमें सही कल्पना नहीं हो पाती। हमने जब आकर के यहां देखा ये नुकसान कहीं ज्यादा है, जो हमारी कल्पना है उससे कहीं ज्यादा है। क्या ग्राउंड रिपोर्ट अब है? मंत्री जी आए यहाँ पर सर्वेक्षण किया, क्या कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा हिमाचल प्रदेश को मिला? सड़कों को लेकर खासकर अगर बात करें, क्षेत्रीय सड़कों को लेकर, नेशनल हाईवे 4 लेन्स को लेकर और जहां जहां नुकसान। देखिए, जो अनाउंसमेंट्स की है वो मीडिया के सामने की है और सीधी सी बात है कि सीआरएफ का जो है उन्होंने कहा कि वे 400 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को हम तुरंत जारी करेंगे। और उसके साथ साथ में इस बात को भी उन्हें सुनिश्चित किया कि जो पुराने जो है जिसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है केंद्र के सामने, इसका सीआरएफ का, वो पैसा भी उन्हें 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो जारी कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन है, उसकी टोटल जो है कॉस्ट जो भी होगी उसको तो हम बियर करेंगे। और जो 2,500 करोड़ से ऊपर का आकलन माना जा रहा है कि 2,500 करोड़ से ऊपर वो खर्चा जाएगा। और उसके साथ एक और बात कही कि जो नेशनल हाईवे के साथ जो एडजॉर्निंग 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल होंगे स्टेट के, जो डैमेज हो गए हैं या डैमेज होने के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनका रेस्टोरेशन का काम भी और नए सिरे से बनाने का काम भी हम करेंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वहां पर घोषणा की है और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो डैमेजेस हुए हैं, जहां पुल चले गए, 100 साल के पुराने पुल चले गए, उनको हम दोबारा से वहां देख पाएंगे। बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। जी, टाइम फ्रेम को लेकर बात हुई या फिर अभी टेम्परेरी तौर पर सड़कें शुरू करने की कुछ बात की गई जो एनएच की हैं? नहीं, अभी तो सीधी सी एक बात को लेकर के कि सेब का सीजन पीक पर है और कनेक्टिविटी जितना जल्दी हम लोगों को दे सकें ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई कठिनाई उनको सेब के सीजन में ना हो सके,
इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रायोरिटी तो ये है। उसके बाद जो टीम केंद्र से आई है और उसके बाद और भी टेक्निकल टीम भेजने के लिए उन्होंने कहा है, कुछ जगह हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा और आईआईटी रुड़की, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा हम आईआईटी मंडी की भी उसमें मदद ले सकते हैं, क्या किस प्रकार से करना, क्योंकि वॉश आउट हो गया है 4 लेन कंप्लीट, नेशनल हाईवे वॉश आउट हो गए हैं, तो उस सारी चीज को किस प्रकार से रिस्टोर करना है, उस सारी चीज को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस पर भी राजेंद्र शुरू करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के इस संकट में उन्होंने कहा कि केंद्र उनके साथ है और हम पूरा मदद करेंगे। और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा त्रासदी में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, घड़ियालू आंसू बहाए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप। देखिए, उन बातों का कोई मतलब नहीं है, उनको कम से कम इस बात को देखना चाहिए। हम विपक्ष में रहते हुए दिल्ली में जाकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले, राजनाथ सिंह जी से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिले, जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकती थी वो मदद के लिए हमने बात की है। और कल भी हमने गाड़ी में बैठते हुए लगातार हिमाचल के हित की ही बात की और कुल्लू जाकर के जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर भी यही राजेंद्र, जरा एक सवाल ये भी नेता विपक्ष से पूछिएगा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है। सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगा, आपकी सरकार केंद्र में है, राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दी जाए तो लोगों को यह फायदा होगा, मुआवजा ज्यादा मिलेगा लोगों को जो नुकसान हुआ है। बात यह है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने का विषय नहीं है, विषय सिर्फ यह है कि मदद ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा मदद करने की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं, काम हो रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और उस मदद में हम सब लोग साथ हैं। हमने कहा है हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। कल तो सुखू जी भी धन्यवाद कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी धन्यवाद कर रहे थे कि हम सब लोग मिलकर के इस काम को करेंगे और हम भी बोल रहे हैं। मैं तो राजनीति की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि इस वक्त संकट की घड़ी में हिमाचल के हर व्यक्ति की मदद होनी चाहिए और हर व्यक्ति की मदद करने के लिए केंद्र से जो भी मदद मिल सकती है उस मदद को लेना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल करना चाहूंगा, आजकल चर्चा राजेंद्र एक सवाल और ये लेना चाहेंगे कि कौल सिंह ठाकुर ने बीते दिनों आरोप लगाया था जिस तरीके से थुनाग में जो बाढ़ आई थी, लकड़ियां उसमें बहकर आ गई थी, उसकी एक जांच कराने की भी बात यहां पर कही गई है, जरा उसको लेकर भी राजेंद्र सवाल कीजिएगा। तो हमने कह दिया जांच के आदेश तो होगी, जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है सरकार के पास और रिपोर्ट में पता कर लें। वो देखिए, कौल सिंह जी बौखलाए हैं, इस उम्र में लगातार 2 बार हार जाना, अपने चेले चपाटू से ही हार जाना, चेले से ही हार जाना, तो ये उनके लिए सब निश्चित रूप से वो संतुलन खो बैठे हैं, मैं कह सकता हूं इस बात को। और ऐसे में जो नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में सब जगह हुआ है, वही नुकसान मेरे हिमाचल मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है। और जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने किए हैं, जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट देख लें और उसके बाद हम भी बात करेंगे और हम भी उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक है, रिपोर्ट में यही कहा कि भारी बारिश के कारण जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उससे जितना घना पोर्शन था जो वहां पर जंगल का, वो वॉश आउट हो गया है और वॉश आउट होने के बाद वो सारे जो है वो मलबे के साथ जो है वो नीचे उतर आया है। अब एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा, अब राम सुभग सिंह जी की नियुक्ति को लेकर अब जिस प्रकार से सवाल पूर्व में जब कांग्रेस विपक्ष में थी, ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से उठाए गए थे, अब मुख्यमंत्री रहते उनको दोबारा से नियुक्ति दी गई है। अब क्या ये आपके समय मुद्दा उठा था, उसके बाद क्या चीजें हुई थी और अब इन सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे समय में तो सुक्खू जी ने उनको हटाने की मांग की थी और अपने समय में उनको अच्छे महकमे दिए, महकमे देने के बाद फर्दर जो है अपना चीफ एडवाइजर बना दिया। और जो आरोप उनने लगाए हैं कि उसके बारे में उनको क्या कहना है, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा उनसे पूछा जाए। और हाउस के अंदर उनने बोला है जी, और हाउस के अंदर जो बातें कही हैं उन बातों का जवाब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ऐसी क्या व्यवस्था, क्या मजबूरी है? और ऐसे एक नहीं अनेकों अधिकारी वहां पर हिमाचल प्रदेश में है जिन पर लोग बात कर रहे हैं। क्या लगता है रिटायर्ड और हायर का दौर दोबारा? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा मानना यह है कि एक लेवल पर ठीक है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि सबको ही आप वो देते रहें, इस प्रकार से करते रहें, वो उचित नहीं है।
बिल्कुल जैस्मिन, तो नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़े आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं, चाहे वो अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर सवाल हो जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिस वक्त वहां पर मौजूद थे, या फिर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं उनको लेकर हो, और राष्ट्रीय आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है लोगों की सहायता हो सके, और उसके लिए वो दिल्ली गए, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, उनसे हिमाचल आने का आग्रह किया, उनको हिमाचल लाए और फिर उसके बाद जो हो सकता था उसका लाभ भी हिमाचल आने का केंद्रीय मंत्री का मिला कि जो सहायता राशि थी उसमें बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो दिल्ली बैठकर जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो सही आकलन है नुकसान का वो नहीं हो पाया था। और इसके अलावा राम सुभाग सिंह पूर्व चीफ सेक्रेटरी IAS अधिकारी, उनकी दोबारा से नियुक्ति के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। और जैस्मिन, जिस प्रकार से रिटायर्ड अधिकारियों को नियुक्ति दी जा रही है ये अब बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सबऑर्डिनेट बोर्ड जो कमीशन बनाया गया था वो भंग है, लगातार बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश सचिवालय के बाहर रिजल्ट निकालने की मांग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 30-30 वर्ष की सेवाएं देने के बाद अधिकारियों को दोबारा से नियुक्ति दी जा रही है। तो बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से ये नियुक्तियां हो रही हैं ये सवालों के कटघरे में है, और सरकार की क्या प्रतिक्रिया इस पर आएगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। और खबरें जारी रहेंगी, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ने बताया कि नाहन शहर की सीवरेज समस्या के समाधान को लेकर वो लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नाहन शहर की बनने वाली सीवरेज योजना के लिए 144 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। सीएम सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में शिरकत की। अपने दौरे के दौरान सीएम सुक्खू पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मुलाकात का समय भी मांगा है। तो सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा पहुंचकर उन्होंने हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में शिरकत की बतौर मुख्य अतिथि, और माना यह जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम सुक्खू ने मुलाकात का समय मांगा है। हिमाचल प्रदेश पर आई आपदा को लेकर ये संभवतः बातचीत हो सकती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से भी समय मांगा गया है। अब से लेकर 2 से 3 दिनों तक सीएम सुक्खू दिल्ली में ही रहेंगे और यहां पर कांग्रेस के आला नेताओं के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का समय मांगा गया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि मिश्रा का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो बताइए, ये जो इंडिया हॉस्पिटैलिटी एक्सपो लगा है, इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है सीएम सुक्खू ने। क्या खासियत है इस एक्सपो की और यहां से क्या कुछ बिंदु निकल कर आए हैं सामने? इसके अलावा फिर केंद्रीय मंत्रियों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है, जरा उस पर भी जानकारियां दें रवि। बिल्कुल जैसे मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा में और इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में हम मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको बयान करूंगा कि इस वक्त मौजूद हूं हिमाचल टूरिज्म के स्टॉल के ठीक सामने, और यहां पर बात हो रही है हिमाचल के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूर दराज से जो पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा से हिमाचल जूझ रहा है उससे अब निजात पाने की जरूरत है, उससे उभरने की जरूरत है और हिमाचल को वापस पटरी पर लाने की जरूरत है। और यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा में इस एक्सपो में हिमाचल टूरिज्म का ये स्टॉल लगा हुआ है
और आपको बता दूं कि धर्मशाला और रोपवे की बात करें, स्काइंग की बात करें, कैंपेनिंग की बात करें, तो तमाम चीज़ें लोग करने आते हैं, पर्यटक आते हैं और यही मकसद और मूल रूप से लोगों को यही समझाना है कि आप हिमाचल में आइए और हिमालय का दिल हिमाचल कहा जाता है और उस हिमालय के दिल हिमाचल में आप वापस आइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आइए, क्योंकि अब जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी के तौर पर हर एक जगह को जो हिमाचल की खूबसूरती, हिमाचल के आकर्षण का केंद्र है, उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शाया गया है और खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और यहाँ पर तमाम चीज़ों को एक करके उन्होंने देखा कि जो हैंडलूम क्राफ्ट है हिमाचल का, हिमाचल से जो चीज़ें लोगों को आकर्षित कर रही हैं, वापस आप हिमाचल की तरफ आएँ। बिल्कुल जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर, अगर आप बता सके हम लोग हिमाचल को लेकर। हिमाचल में देखिए यहाँ पे पर्यटक स्थल बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रकृति की देन है एक हिमाचल। तो कई ऐसे स्थान हैं जैसे मनाली है, फिर कुल्लू है और फिर लाहौल स्पीति है। अब रोहतांग एक टनल बन गया तो उससे बहुत इसके आसान हो गया, आने जाना बहुत आसान हो गया। और तो हिमाचल में तो आप आए और खुद देखें हिमाचल में। बिल्कुल। और एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हिमाचल का जो ट्रेडिशनल फूड है हिमाचली बोटी धाम, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद अभी यहाँ पर आएंगे और ये जो ट्रेडिशनल फूड है हिमाचली बोटी धाम, उसको यहाँ पर लंच के माध्यम में वो इसको पूरा करेंगे, लंच करेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि टूरिज्म पूरा खुला हुआ है और हिमाचल टूरिज्म के लिए माना जाता है और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिमाचल में टूरिज्म से आता है। तो आप हिमाचल ज़रूर आइए और हिमाचल में जो तमाम चीज़ें हैं, जगह हैं, हिमाचल के जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसको आप पूरा कीजिए, क्योंकि अब हालात सुधर रहे हैं और अब हालात वापस पटरी पे लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं रिकवरी करने में हिमाचल सरकार ने पुरजोर कोशिश की है। तमाम अधिकारियों की बात करें, शासन प्रशासन की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो पूरी मुस्तैदी के साथ हिमाचल को दोबारा पटरी पर लौटाने की कोशिश की गई है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा अंदर से, जहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री आप देख पाएंगे कि मौजूद हैं और वो भाषण भी दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि हिमाचल कितना ज़रूरी है और हिमाचल में आना कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मंच पर हिमाचल के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको जरूर सुनाएंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हिमाचल दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगर आप हिमाचल के मुख्यमंत्री के आगे की दौरे की बात करें तो जो हिमाचल में जो भी नुकसान हुआ है उन सब से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिलने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार के अधिकारियों की आवश्यकता है और लोगों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, वहाँ के जो अपडेट हैं वो मुहैया कराएंगे कि आखिर किस तरीके के हालात है, कितना हिमाचल अभी उभर पाया है। तमाम चीज़ों पर बात होगी। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया है, वहीं बात करें गृह मंत्री अमित शाह से भी समय मांगा गया है। इसके अलावा भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। बिल्कुल रवि, हम साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में सीएम सुक्खू संबोधित कर रहे हैं और क्योंकि हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो एक बेहद ही प्रचलित और बेहद ही मशहूर स्टेट है, ऐसे में इस तरीके के जो हॉस्पिटैलिटी एक्सपोज हैं यहाँ पर हिमाचल टूरिज्म का ये स्टॉल लगना अपने आप में एक बड़ा पीआर भी है और देश और विदेश में लोगों को एक संदेश देने की भी एक कोशिश यहां पर नजर आ रही है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और शिमला में कृषि उपज विपणन समिति के किसान भवन को खतरा पैदा हो गया है। यहां आज सुबह 11:15 बजे भारी लैंडस्लाइड हुआ जिससे बिल्डिंग के 4 कमरों को नुकसान पहुंचा है और कमरे के भीतर तक पत्थर पहुंच गए हैं। हालांकि लैंडस्लाइड के बाद 4 मंजिला भवन को खाली भी करा दिया गया है। तो हिमाचल में लैंडस्लाइड्स के थमने का सिलसिला रुक नहीं रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर ये एपीएमसी का भवन है जहां पर भारी नुकसान हुआ है, आसपास की बिल्डिंग्स को भी
खाली करा दिया गया है। किसान भवन के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है और किसानों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। 4 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा वहां पर बरकरार है। आसपास के सभी भवनों को यहां पर खाली कराया गया है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ पर भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद हुआ है। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की है। वहीं हाईवे से मलबा हटाने का काम भी जारी है। तस्वीरें भी हम आपको इस हाईवे की दिखा रहे हैं। 2 जेसीबीज की मदद से इस हाईवे को रिस्टोर किया जा रहा है। भूस्खलन की वजह से ये हाईवे आज सुबह से ही बाधित है। देर रात का ये मामला है जब यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ और ये नेशनल हाईवे पूरे तरीके से आवागमन के लिए बंद है। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वो अपने उस बयान पर अभी भी कायम है जिसमें आपदा में नुकसान के लिए उन्होंने अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया था। जल्द ही कैबिनेट में नदियों के किनारे 100 मीटर तक निर्माण कार्य रोकने को लेकर फैसला होगा। इसमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और जो फॉरेस्ट के लोग कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, चाहे वो खाड़े नाले वो कहीं पे भी हम उठा नहीं सकते। अभी सैंज के जो सैंज क्षेत्र है, आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सैंज क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो NHPC ने पानी छोड़ा उससे जो है वो उनके क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आने की वजह से मार पड़ गई, उनको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग, ठीक है हम मानते हैं इलीगल माइनिंग छुटपुट हर जगह होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इलीगल माइनिंग जो है वो केवल और केवल कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है 3 जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश ज़्यादा हुई है और 3-4 दिन जब वो नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, उस वक्त तो आप ये मान के चलो कि 30% ऑफ द रेनफॉल, जितनी पूरी मानसून सीजन में 30% रेनफॉल हुई है। तो ये कारण है। ये मनाली में बीते दिनों हुई भारी बारिश और ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण इसकी चपेट में आई पंजाब रोडवेज की बस के मलबे में दबे 3 शव बरामद हुए हैं। मनाली प्रशासन और पुलिस ने 4 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों को निकालने में सफलता हासिल की है। इसमें एक ही परिवार की मां, बेटी और दादा के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान अब्दुल, उनकी बहू प्रवीण और पोती अलवीर के रूप में हुई है, जबकि अब्दुल मजीद का बेटा बहार, नाजमा, इश्तिहार, उमेरा, बीवी करीना, वारिस मौसम और एजाज अहमद अभी भी गायब हैं। आपको ये बता दें कि जब बाढ़ में बही तो उस समय बस में कंडक्टर, ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे। बस चालक का शव पहले ही मंडी से बरामद कर लिया गया था। अभी 9 लोग लापता चल रहे हैं। जो ड्राइवर थे सतगुरु, उनकी डेड बॉडी पहले ही रिकवर की जा चुकी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर रखी है और जहाँ से होकर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होकर ब्यास नदी गुजरती है, वहाँ के जो संबंधित थाने हैं उनमें हमने इनकी मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी, इनकी फ़ोटो हमने भेजी है। अगर कहीं पर भी कोई भी डेड बॉडी बरामद होती है तो वो हमें सूचना दे देंगे। और जो हीना, जो जिन्होंने हमारे पास कंप्लेंट लिखाई थी मिसिंग की, आज भी उन्होंने इस डेड बॉडीज़ को शिनाख्त किया है। आइंदा भी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो हम उनके ध्यान में लाएंगे और वो शिनाख्त करेंगे। इसमें आज टोटल 3 बॉडी रिकवर करी गई हैं। इसमें एक अब्दुल मजीद हैं, 55 साल उनकी उम्र है। इसके अलावा एक लेडी हैं जिनका नाम प्रवीण है और एक बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल है, उसका नाम अलवीरा है। तो 3 बॉडी जो हैं वो आज रिकवर करी गई। और हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।